Good morning, students. Welcome to the today's session. We have started Unit 2 Current Electricity and we have discussed about the color coding of carbon resistance and mechanism of current flow in a conductor. Concept of drift velocity. Drift velocity क्या होता है? It is the velocity gained by electrons in a direction opposite to the electric field. In the absence of electric field, electrons यहाँ पे क्या होते हैं? Random motion में with a velocity 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड. बट जब हम इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम कंडक्टर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं. किस डायरेक्शन में? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे Now we will find a relation between electric current and drift velocity. आपको रिलेशन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम डिनोट करते हैं I से एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं Vd से. इनके बीच में रिलेशन निकालनी है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया? जब हमने कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था. हम मेटल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपके पास क्या है? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव अ कंडक्टर. आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है. हमने इस कंडक्टर की लेंथ सपोज कर ली. इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? L. देयर विल बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं. जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं विद पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसके अराउंड पे क्या क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कितना क्रिएट हो जाता है? E is equal to V upon L. When a potential difference V is applied across a conductor of length L, electric field is created having a value V upon L. सपोज करिए कि ये जो कंडक्टर है इसमें आपके n इलेक्ट्रॉन्स हैं. n is the number density of electrons. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. आपके पास कितने हैं? n है इस कंडक्टर के अंदर. ठीक है. ये जो आपके पास क्या करेंगे? ये आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स है कोलाइड करेंगे और विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर अपनी एनर्जी को लूज करेंगे. ठीक है. अब यहाँ से हमने किसका एक्सप्रेशन निकालना है? I और Vd का. आपको पता है आपका टोटल n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप निकालते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the length L of conductor. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ L of conductor निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट रहेगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ L of the conductor क्या होगा? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना आएगा? आपके पास कंडक्टर की लेंथ तो a है, कंडक्टर की लेंथ सॉरी L है और कंडक्टर का जो एरिया है वो मैंने ले लिया a. तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी Al and number density will be n. Number density of electron is n. NaL.
So number of electrons in the length L of the conductor will be NaL. ठीक है, अब हम निकालेंगे, आपके पास करंट का निकालना है। करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? वी नो दैट करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आपके पास चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं NaL, और क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर विल बी टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, Q इज इक्वल टू Ne। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL है, और मल्टीप्लाई बाय E। दिस इज द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर NaLe। ठीक है, एंड T इज द टाइम टू क्रॉस द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। टाइम T इज द टू क्रॉस द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो आपको पता है, हमने यहाँ से T को क्या लिख सकते हैं? टाइम कितना लगेगा? टाइम T टू क्रॉस द लेंथ ऑफ, कितना आएगा टाइम T? आपको पता है टाइम क्या होता है? लेंथ अपॉन वेलोसिटी। आप वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो आप टाइम को लिख सकते हो लेंथ अपॉन में वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। T इज इक्वल टू L अपॉन में Vd। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू। इस एक्सप्रेशन में हम क्या पुट कर देंगे? प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट्स, time T to cross the length of the conductor, T is equal to L upon Vt. L is the length of the conductor and Vd is the drift velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the conductor. अब हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालनी है। आपको Q की वैल्यू पता चल गई, Q इज योर I is equal to Q upon T। Q की वैल्यू हमने फाइंड की NaL upon T by T। T आपका क्या है? L अपॉन Vd। तो यहाँ से आपका L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? NeAVd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity. N is the number density of electrons, E is the charge on the electron, A is the area of the conductor and Vd is the drift velocity. ठीक है, तो आपके पास प्लीज नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन इन योर नोटबुक। This is the relation between current and drift velocity. Now, यदि आपको निकालना हो इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में, तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में आपके पास क्या होता है? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने। तो आपको करंट डेंसिटी क्या होता है? वी डिनोट करंट डेंसिटी बाय J। J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो I अपॉन A इज इक्वल टू J। तो इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हैं I अपॉन A इज इक्वल टू NeVd। I upon A, J NeVd. This is the relation between the current density and drift velocity. Please note down this. Students, अब हमें डिराइव करना है ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को डिराइव करना है। आपने क्या था कि ओम्स लॉ क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across it depending others physical conditions remain constant। मतलब I V is equal to IR, V by I is equal to R। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय नोइंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इस ओम्स लॉ को हमने डिराइव करना है। हमने सिर्फ सिंपली ये लिखा था कि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम कैसे डिराइव करेंगे? हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चा, आपने अभी किया कि रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय NeAVd। ठीक है, हमने इस कंसेप्ट में क्या लेके आना है? वोल्टेज एंड करंट लेके आना है। हमारे पास ना तो यहाँ पे वोल्टेज है और ना ही हमारे पास करंट है।
तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी है वो टर्म ताकि आपको वो एक्सप्रेशन मिल सके v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आप कैसे करोगे इसको? आपने अभी किया, आपको पता है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय ई बाय एम। मैग्नीट्यूड में ले रही हूं मैं क्योंकि नेगेटिव साइन आया था। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ई बाय एम। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ई आया, बट हमें तो क्या चाहिए? वोल्टेज। हमें क्या चाहिए? वोल्टेज। हमारे एक्सप्रेशन को डिराइव, हमें जब भी कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि हमें चाहिए क्या। जो चीज हमें चाहिए होती है उस चीज तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो वो हमारे पास फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए। देखो मैंने स्टार्ट किया I is equal to NEAVD, but I have to find the relation between potential difference and current। ठीक है, इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट, तो फिर मैंने कहा वीडी का फॉर्मूला लगाते हैं ई बाय एम टू। ये हमारे पास फॉर्मूला था सेकंड। इसमें भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट नॉट, हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पहले करंट तो हमारे पास यहाँ से है स्टार्टिंग से, बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो आप ई को क्या लिख सकते हो? ई क्या होता है? वी अपॉन एल। तो आप वी डी को क्या लिख सकते हो? यहाँ से ई वी। क्लियर? मैंने यहाँ पे ई को क्या लिख दिया क्योंकि हमने कहा था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इनसाइड द कंडक्टर ई वी बाय एम एल। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से Vd की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगी क्योंकि आपके पास I भी वहां पे है और V यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस Vd इनटू दी वन, I is equal to NEAVD। Vd is your EV by ml। तो बस ये आपको यहाँ पे आपको V भी मिल गया, यहाँ पे आपको I भी मिल गया। तो आप V by I कर लो। V by I करेंगे हम तो आपके पास क्या आएगा? V इस साइड पे आपका V है, तो यहाँ से मैंने I यहाँ ले गई, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? ये ml बाय में n e स्क्वायर a टो। n ई टू टाइम्स है e स्क्वायर a टो और v मैंने ऊपर रख दिया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। v अपॉन i इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर a टो। ये पैरामीटर्स आ गए। इस सब को हम बोल देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि देखो आपके पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram। L is the length of the conductor that is fixed and number density of the electrons that are fixed in a given conductor। यदि आपको given conductor है copper, so that is the number density of the electrons। तो इसी से तो हम कहते हैं कि आपका B, इसको हमने क्या बोल दिया? R। resistance depends upon the nature of the material। ये n क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। E is your constant, A is your constant area of the conductor। Tau is the relaxation time, it is fixed for a given conductor that we will discuss। तो आप इसको ले लोगे R is equal to ml। R की वैल्यू आपके पास क्या है? ml n is square tau a that is fixed for a given conductor, that is fixed for a, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है R का। तो V by I is equal to R or we can say V directly proportional to I, that is your Ohm's law। ये आपका डिराइव हो गया Ohm's law। प्लीज नोट डाउन दिस। स्टूडेंट्स अभी हमने डिराइव किया ओम्स लॉ को, उसमें हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की ml बाय n e स्क्वायर टो a। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका देखो हमने पहले भी किया था ये सेम चीज, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो 3 फैक्टर्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यही आया सेम। Resistance is inversely proportional to the area of cross section and resistance depend upon the number of electrons per unit volume, या you can say that number density of the electrons, या you can say that nature of the material। ये 3 चीजें हमने डिस्कस की थी।
तो यही हमने यहाँ पे डिराइव किया है कि यही आपका ml/m² टोरे। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करती हूँ मैं। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ, ये हमने यहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। हमने ये एक्सप्रेशन कहाँ से निकाला? हमने ये एक्सप्रेशन निकाला कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके, व्हेन वी अप्लाई दी potential difference, electric field is created and the electrons start drifting towards the positive end of the conductor. They collide with each other also as well as the positive ions. तो अपनी एनर्जी का लूज करते हैं, अपनी एनर्जी का लूज करेंगे तो उनका अपोजिशन क्या हो जाएगा? उन इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन होगा तो दैट क्रिएट्स द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का कोज क्या? रेजिस्टेंस मींस द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अपोजिशन कौन करवाएगा? कोलिजन्स। ठीक है, तो कोलिजन्स आर दी बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोलिजन्स आर दी बेसिक कॉज ऑफ, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे इसका मतलब क्या है? उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वी कैन से दैट कि जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ही आपके पास क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस चीज को मैं एलोबरेट करती हूँ इससे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपके पास एक वायर है, उस वायर को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ ज्यादा हो गई। अब उसकी लेंथ जब ज्यादा हो जाएगी तो उसमें कोलिजन्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसमें कोलिजन्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे एज वेल एज दी पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो कोलिजन्स जैसे ही हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसमें कोलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। हमने सिंपली ये कहा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। हाउ इट विल इंक्रीज? collisions will increase in the collisions will increase in the conductor by increasing the length of the conductor. Clear? Now we have discussed the resistance is inversely proportional to area. आपके पास एक गिवन कंडक्टर है, उसका एरिया ए है, आपने उसके एरिया को क्या कर दिया? कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। आपने एक थिक वायर है, एक थिन वायर है। थिक वायर का एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। थिन वायर का एरिया क्या होता है? कम होता है। अब थिक वायर है, थिक वायर है तो उसमें क्या होगा? ज्यादा स्पेस होगा। थिक वायर तो उसका एरिया ज्यादा है, उसमें ज्यादा स्पेस होगा। और थिन वायर में स्पेस क्या होगा? कम होगा। थिन वायर में ये सपोज करो कि दिस इज योर थिन वायर एंड दिस योर थिक वायर। ठीक है, थिक वायर में ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी कोलिजन की किसमें है? ज्यादा होने की, थिन वायर में। और थिक वायर में कोलिजन्स क्या होंगे? क्योंकि ज्यादा स्पेस है तो कोलिजन क्या होंगे? कम होंगे। तो कोलिजन्स थिक वायर में कम होने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। सॉरी, थिक वायर का एरिया क्या है आपके पास? ज्यादा। थिक वायर का एरिया आपका क्या है? ज्यादा। तो उसमें कोलिजन्स क्या होंगे? कम होंगे। कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। जिसमें कोलिजन्स ज्यादा हो, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट केस में डिस्कस किया कि लेंथ को इंक्रीज करने से कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इन सेकंड केस एरिया थिक वायर है, थिक वायर में ज्यादा स्पेस है, थिक वायर में कोलिजन्स कम होंगे, कोलिजन्स आपके पास कम होंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो थिक वायर हैविंग अ थिक वायर having a less resistance as there are less collisions as compared to thin wire. Clear? तो ये जो हमने फैक्टर्स लिखे थे वो क्या है? इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन दी व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। कोलिजन्स आर द बेसिक कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ही ऑपोजिशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, जितना ज्यादा ऑपोजिशन होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिक वायर में ऑपोजिशन कम होता है, कोलिजन्स कम होते हैं तो ऑपोजिशन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमने यही कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड फैक्टर हमने कहा कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। एंड थर्ड फैक्टर मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, दैट इज योर एन। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल कोई भी मटेरियल है उसमें क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हर एटम्स की जो एटम्स में जो अरेंजमेंट ऑफ द जो भी आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह से है
उस पर डिपेंड करेगा आपके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग होता है, आपके पास एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस अलग होता है, तो हर वायर का रेजिस्टेंस अलग ड्यू टू दी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे है उसमें, तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ मटेरियल। एक फ्यू बेसिक्स था कि हमने आर को रिप्रेजेंट आर किया था। अब एक ठीक नहीं होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका डिमेंशन पे, लेंथ एंड एरिया पे, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया। मतलब यदि हम एक वायर है जिसकी लेंथ को या एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, वी हैव डन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। हमें सिर्फ इतना लिखा था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन, रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। तो इसको हम जैसे हमारा इस एक्सप्रेशन से तो आ गया, इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो आपने क्या, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, यहां से हमने निकाला था, यहीं से तो हमने रेजिस्टिविटी निकाला था, r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या निकालोगे,